नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सबका पुनः एक बार से लिपिका क्लासेस में। स्वागत है आप सबका पुनः एक बार से लिपिका क्लासेस में और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज निबंध पर, ठीक है? कहानियों पर हमने लगभग सारी कहानियाँ पढ़ ली हैं। 2-3 कहानियाँ बाकी हैं जो जल्द पूरी हो जाएँगी। निबंध में मैंने एक निबंध आपको कराया था, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आज दूसरा एक निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जैसे भारतवर्ष की उन्नति हमारे सामने कुछ प्रश्न छोड़ता है, एक प्रश्न चिन्ह को लेकर के आता है, वैसे ही नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध भी लेकर के आता है। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पर। तो ध्यान दीजिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध। पहली चीज जो आपको याद रखना है, कल्पलता संग्रह में है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कहाँ है? कल्पलता संग्रह 1951 में संकलित है और इसमें कुल निबंधों की संख्या कितनी है? 20। कल्पलता संग्रह में ये निबंध आपका लगा है और इसमें कुल निबंधों की संख्या जो है 20 है। आगे कहते हैं, आगे हम जो देख रहे हैं, पहला निबंध इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, दूसरा है आम फिर बोर आ गए, तीसरा है शिरीष के फूल, चौथा है भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य और महात्मा के महाप्रायण के बाद, ठाकुर जी की बटोर, संस्कृतियों का संगम, सागलोचक की डाक, सागलोचक की डाक, महिलाओं की लिखी कहानियां। तो कल्पलता संग्रह में कुल 20 निबंध है, जिसमें से आपको जो पढ़ना है सिलेबस में जो निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये पहला है। ठीक है, तो महिलाओं की लिखी कहानियां 9, यहां तक अभी हमने देखा। आगे देखिए, केतु दर्शन, ब्राह्मण का विस्तार, वह चला गया, साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती हैं, हम क्या करें, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, आंतरिक सुचिता भी आवश्यक है, समस्याओं का सबसे बड़ा हल, साहित्य का नया कदम, और अंत में आता है आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। अंतिम निबंध कौन सा आता है? आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। एक किताब इनकी आदिकाल पर भी है, जिसमें इनके व्याख्यानों का संग्रह है जो इन्होंने बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के अंतर्गत दिया था। यहाँ पर बस एक निबंध इन्होंने संकलित किया है आदिकाल पर, आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। ठीक है, अब आते हैं निबंध पर। जैसे शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हम सब, आप सब सोच सकते हैं कि ये नाखून आखिर बढ़ते क्यों हैं। तो यहाँ पर ये नाखून को किस रूप में रखते हैं और नाखून के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, ये छोटा सा निबंध है। अभी लाइन टू लाइन देख करके आप अच्छे से समझ लेंगे। पहले इसे हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, फिर इस निबंध में जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए निबंध को। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। क्या कह रहे हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही ना सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं बच्चे कुछ दिन तक। अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता है कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? तो इनसे प्रश्न कौन करता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनकी छोटी लड़की ने एक दिन इनसे पूछ दिया और उसके बाद इनकी सोचने की जो शुरुआत होती है कि आखिर ये नाखून क्यों बढ़ता है। इसको काट देते हैं, छोटा हो जाता है, फिर अगले दिन से ये बढ़ने लगता है, छूटते ही सेंध पर हाजिर। पहले पुराने समय में चोर जो होते थे सेंध मारते थे। सेंध का मतलब होता है दीवार को काट देना और काट करके वहां से घर में घुसने लायक जगह को बनाना। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि सेंध पर हाजिर, आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं।
कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। असल में ये नाखून क्या थे? मनुष्य के एक समय अस्त्र रहे थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। तो देवताओं के राजा का व्रज, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। तो देवताओं के राजा के पास जो व्रज था, किसकी हड्डियों से बना है? दधीची मुनि की हड्डियों से बना है। मनुष्य और आगे बढ़ा और उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे, वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। तो शुरुआत में हमने क्या देखा कि थोड़ा सा ये चिंतित होते हैं जब इनकी बेटी पूछती है। लेकिन अब देखिए कथा आगे बढ़ रही है, तो इन्होंने नाखून को कहाँ जोड़ दिया है? अस्त्र से जोड़ दिया है। कह रहे हैं कि लाखों वर्ष की पहले की बात है, जब मनुष्य के पास अगर अस्त्र के रूप में कुछ मौजूद था तो नाखून। फिर अस्त्रों का विकास दिखा रहे हैं। जैसे इतिहास में आप पढ़ते हैं पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, तो वैसे अस्त्रों का विकास दिखा रहे हैं। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है, शुरुआत में उसने पत्थर के हथियार बनाए, फिर लकड़ी के, फिर कैसे वो लोहे की तरफ बढ़ा। जब हम खेती का विकास भी देखते हैं तो ये एक प्रक्रिया देखते हैं। तो उसी तरह का एक प्रक्रिया यहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं। और उसे कहाँ जोड़ रहे हैं? नाखून को अस्त्र से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि मनुष्य आगे बढ़ा और उसने धातु के हथियार बनाए। जिनके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे, वे विजयी हुए। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे असुरों के पास। ठीक है। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। कल हम लोग संस्कृति का 4 अध्याय पढ़ रहे थे, तो वहां हमने जातियों के क्रम में आर्यों का जिक्र देखा था। तो कह रहे हैं कि आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी, आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। तो कौन कौन सी जातियों की बात हो रही है? नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे। ये 4 यहाँ पर ला रहे हैं। असुर, राक्षस हारे, ये सब हारे। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व भी हारे, असुर भी हारे, राक्षस भी हारे। किनके सामने हारे? लोहे के अस्त्रों के सामने हारे। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नगतर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। ठीक है। कह रहे हैं कि इतिहास आगे बढ़ा और आगे बढ़ के उसने क्या ले लिया? बंदूकों का आविष्कार हुआ। जब भारत में मुगलों का आना शुरू होता है, वहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ की जनता पर कब्जा करने के लिए उन्होंने बारूद का इस्तेमाल किया था। तो उसी को बता रहे हैं कि इतिहास आगे बढ़ा और पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने स्थान लिया। लेकिन इतिहास वहीं नहीं रुका। इतिहास आगे बढ़ता है और नकदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, जिसे आजकल न्यूक्लियर पावर कहा जाता है। 1951 का ये निबंध है। और आपको याद होगा कि दूसरा विश्व युद्ध जो होता है, तो 1945 में जापान पर एटम बम का प्रयोग किया गया था। हो सकता है उससे प्रभावित होकर के भी द्विवेदी जी ये लिख रहे हों।
उस विनाश को देख करके भी लिख रहे हो। तो कह रहे हैं कि नकदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा कर लिया है, पर उसके नाखून, सारी चीजें आ गई, बंदूक आ गए, एटम बम आ गए, पर नाखून जो है मनुष्य के पास, उसके उस लाखों हजारों वर्ष पहले वाले इतिहास को आज भी जीवित रख रहा है। और ये कह रहे हैं कि तुम वही लाखों वर्ष पहले के नख दतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचार करने वाले और चरने वाले। जब जंगल में मनुष्य रहता था तो पशुओं के साथ रहता था, इसीलिए कह रहे हैं कि पशु के साथ एक ही सतह पर विचार करने वाले और चरने वाले तुम वही मनुष्य हो। तत्किम, तब क्या? मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व हुआ अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असहाय है। लेकिन यह कैसे कहूँ कि नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। कह रहे हैं कि नाखून काट लेने से क्या होता है? आप सभ्य हो जाएंगे। नाखून काट लेने से क्या आप सभ्य हो जाएंगे? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड, अभी अभी ऊपर में मैंने जापान के जो शहरों का नाम लिया था, उसमें एक हिरोशिमा था, दूसरा था नागासाकी। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा एटम बम का प्रयोग किया गया, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। तो कह रहे हैं हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो आता हूँ कि उसकी भयंकर पांचवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पशुता को, जो मनुष्य के अंदर जो पशुता है, उसको कितना भी आप काट दीजिए, ये नहीं मर सकती। कुछ हजारों साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। वात्स्यायन के काम सूत्र से हमें क्या पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी जो है अपने नाखूनों को जम के संवारता था, सजाता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। कौन कौन सी कला है, किस तरह के नाखूनों को काट करके बनाता था? तो त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के ना जाने किस काम आया करते थे। उनको सिक्तक यानी मोम और अलतक यानी कि आलता, जो लाल रंग का होता है, तो आलता से यत्न पूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े नखों को पसंद करते थे। महत्वपूर्ण पंक्ति, गौड़ देश के लोग कैसे नखों को पसंद करते थे? बड़े। दक्षिणात्य लोग छोटे को। अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अन्यासी और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है। सहजात वृत्तियों में कौन कौन सी चीजें हैं? तो पहला है नाखून का बढ़ना, ठीक है, दूसरा है केस का बढ़ना, तीसरा है दांत का दोबारा उठना, पलकों का गिरना जो है चौथा है। तो क्रम क्या याद रखना है? पहला नाखून, दूसरा केस, तीसरा दांत, चौथा क्या है? पलकों का गिरना, ठीक है। असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को कहते हैं। हमारी हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की
अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता है कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। क्या कह रहे हैं कि अगर आदमी, इंसान जो है, अपने शरीर की, मन की, वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, जो अचानक से घटती है, बिना किसी के रोके, जो रोकने से भी ना रोके, ऐसे वृत्तियों पर अगर विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता चलता है कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। तो नाखून किसके प्रतीक के रूप में आ रहे हैं यहाँ पर? पशुता। अगर पेपर में आपसे पूछे कि नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है तो ध्यान रखिएगा, पशुता। ठीक है। और उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी है? वह मनुष्यता की निशानी है। नाखून का बढ़ना पशुत्व का प्रमाण है और उसकी काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। ये जो अस्त्र बढ़ाए जा रहे हैं, ये प्रवृत्ति क्या है? मनुष्यता की विरोधनी है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा एक युद्ध ईरान और अमेरिका का जो चल रहा था, वहाँ पे अपने अस्त्रों के बहुत अच्छे प्रयोग देखे। तो ये जितने अस्त्र बन रहे हैं, किस लिए बनते हैं? किस लिए बनते हैं? तो ये अस्त्र जो बनाए जा रहे हैं, एक से एक बढ़ कर के सभी देश अस्त्र बना रहे हैं। इन अस्त्रों को बनाना और इसको बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है उसको मनुष्यता की विरोधनी नाम देते हैं। जब वो अस्त्र चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो मनुष्य का ही नष्ट करेंगे, किसी और का नहीं, मनुष्य को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर वो अस्त्र क्या हुए? मनुष्यता की विरोधनी हुए या नहीं हुए? मेरा मन पूछता है कि किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? एक और प्रश्न उठा रहे हैं जो सही प्रश्न है कि ये हथियार बना करके मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। जैसे अमेरिका कहता है कि मैं राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा हूँ, तमाम देशों के हित के लिए काम कर रहा हूँ, मैं फलां देश पर मनुष्यता के लिए हमले कर रहा हूँ। तो क्या उसके जो बारूद गिरते हैं वो मनुष्यता के काम करते हैं? सोचने वाली चीज़ है। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर मनुष्य किधर बढ़ रहा है? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? हाल में जो हमले हुए ईरान पर, उसमें कहा गया था कि ईरान को कमज़ोर किया जा रहा है ताकि वो एक न्यूक्लियर स्टेट ना बन सके, एक न्यूक्लियर देश ना बन सके। तो क्या ये मनुष्य जो है आज अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बाध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता की, यह हमारी पशुता के अवशेष है। कह रहे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता है। अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द जो है भारतीय भाषाओं में प्रयोग नहीं किया जाता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र क्या लिखते रहे? स्वाधीनता दिवस। इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या बता रहे हैं? तो इंडिपेंडेंस का अर्थ ध्यान में रखना है, अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, मतलब खुद की गुलामी करना, किसी और की गुलामी नहीं। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका? उसने अपने आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, इन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है?
या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है? मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का ही नाम है। सहजात वृत्ति क्या है? सहज वृत्तियां जो हमारे अंदर होती है, ये अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थों में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामय, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बात हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई, उपकरण नए हो गए और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त जो आज भी अंधहीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह पुराने का मोह जो होता है सब समय नहीं बन सकता, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता है कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। दो बातें कह रहे हैं कि पुराने का मोह जो होता है सब समय नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मरे होगा, ठीक है, ये मेरे जो है ये मरे होगा। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली जो बंदरिया होती है, ये मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे से मोह है। उसको दबाए रहना मनुष्य का आदर्श नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो नए खोज के नशे में हम चूर हैं, नए नए तरह के जो आविष्कार किए जा रहे हैं, इसी को अपना सब कुछ बना देना कहाँ तक ठीक है? कहाँ तक ठीक है? ये बात ये सोच रहे हैं। फिर कहते हैं कि कालिदास ने कहा था, महाकवि कालिदास, आपके आषाढ़ के एक दिन वाले कालिदास, स्कंदगुप्त का मातृगुप्त कालिदास, कह रहे हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं। जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। जो मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं, सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी। और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार से वह हितकर वस्तु निकल आए तो उससे बढ़कर और क्या हो सकती है? जातियां इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रहीं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गईं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की। किसने? भारतवर्ष के ऋषियों ने। पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन फिर भी वह पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, जो चीज एक जानवर में नहीं होती। एक जानवर संयम नहीं करेगा। अगर बैल को आपको सींग मारना है तो सोचेगा नहीं, मार देगा। कुत्ते को आपको काटना है तो सोचेगा नहीं, काट लेगा। दूसरे के सुख दुख के प्रति मनुष्य जो है संवेदना व्यक्त कर सकता है, पर एक जानवर नहीं कर सकता। जानवर श्रद्धा अर्पित नहीं करता, तप नहीं करता, त्याग नहीं करता। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। क्या कहा है महाभारत में? एतदधि त्रियम
एतदधि त्रियम श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोधम एवं च। ये तीन जो हैं भारत में श्रेष्ठ हैं। निर्वैरता, निर्वैरता यानी कि शत्रुता, वैर जिसे हम कहते हैं, ये सत्य और क्रोध, ये जो है, ये जो तीन हीन गुण हैं ये सभी मनुष्यों में होते हैं हे राजन। ऐसे करके कह रहे हैं कि हे राजन, ये तीन गुण सभी मनुष्यों में होते हैं। कौन कौन से? निर्वैरता, सत्य वाला और क्रोध वाला। अन्यत्र उसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। कहीं कहीं इसमें दान की भी बात की गई है। तो कितने गुण हो जाते हैं? 4, अगर दान की बात ले तो। लेकिन इस श्लोक के अनुसार 3। ठीक है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। गौतम ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह कैसे भाव रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। अज्ञान हर जगह आदमी का पीछा करता है और आदमी उससे लोहा लेने को कमर कसा है, आगे निकलने को कमर कसा है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। ये यहाँ से जो ये पोषण है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इसको जब पूछे ना तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, उससे मत जुड़िएगा। वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। एक बूढ़ा था, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म पोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। तो ये बूढ़ा कौन था? ये बूढ़े थे महात्मा गांधी। यहाँ से जो है, एक बूढ़ा था, ये पूरा बूढ़े की बात है, उसे गोली मार दी गई, यहाँ तक। ठीक है, ये गांधी जी की बातों में आएगा पूरा का पूरा। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत करो। आराम हराम है वाला स्लोगन भी आप लोग सुने होंगे। उसके बाद कहते हैं कि प्रेम बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। आगे बढ़ते हैं। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उसी दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरना शत्रुओं का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरना अस्त्रों, मारने के लिए जो अस्त्र का प्रयोग करता है, शायद उस दिन मनुष्य जो है ये भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित कर देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा। अपना आदर्श है, बेहतर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे ये जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों की संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य वस्तु को भी पा सकता है, जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता जो है प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। मनुष्य के चरित्र की जो विशेषता है प्रेम है, मैत्री है, त्याग है। अगर इनसे कुछ और के तरफ जा रहा है तो किस में जाएगा?
पशु में जाएगा। ऊपर हमने दोनों की क्वालिटी पढ़ी थी कि एक पशु क्या नहीं कर सकता है और एक मनुष्य क्या कर सकता है। तो मनुष्य का चरित्र तभी महान बनता है, मनुष्य का चरित्र तभी मनुष्य बनाता है उसको, जब उसमें प्रेम हो, मैत्री हो और त्याग की भावना हो। अपने को सबके मंगल के लिए निशीश भाव से देने में ही है। मनुष्य नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। और यहीं पर जाकर के ये निबंध आपका समाप्त होता है। तो इस निबंध में हमने क्या देखा कि मनुष्य के नाखूनों के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि ये नाखून बढ़ना एक तरह से मनुष्य की पशुता का प्रतीक है और मनुष्य जो उसे काटने में लगा रहता है ये उसकी मनुष्यता को दिखाता है या फिर उसकी मनुष्यता को बचाने का एक प्रयास है। ठीक उसी तरह जो अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति है ये मनुष्य की पशुता की प्रतीक है। और अगर उन अस्त्र बढ़ाने वाले उपकरणों पर कोई रोक लगाता है या कोई उसे नहीं बढ़ाता है तो वो जो काम करेगा वो होगा मनुष्यता की निशानी। तो इस निबंध में ये बात रही, मनुष्यता और पशुता को लेकर के बात करते हैं। और उस कड़ी में आपको कालिदास, गौतम, साथ ही गांधी जी को एक बूढ़ा कह करके संबोधित करते हुए लेकर के आते हैं कि कैसे अहिंसा की बात करने, त्याग की बात करने पर गांधी जी को गोली मार दी गई थी। और ये कहते हैं कि वहाँ भी पशुता की ही जीत हुई। गोली मार देना ये एक पशुता का प्रतीक दिखाता है और इसीलिए इस घटना का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति और शुरुआत में हमने क्या देखा, अस्त्रों का जो विकास क्रम है ये भी उन्होंने छोटे प्रारूप पर दिखाने का प्रयास किया है। वहाँ पर जो क्रम बने थे उसे मैंने आपको हाईलाइट कराया था, उसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी अन्य कोई आपका प्रश्न हो इस निबंध से तो ज़रूर बताइएगा। अन्य कोई आपका प्रश्न हो इस निबंध से तो हमें कमेंट करिएगा या फिर आप टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए ये निबंध आपका समाप्त हुआ। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास समाप्त होती है।